नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। बहुत लंबे अंतराल के बाद वैभवी एक बार फिर पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर आई है। थोड़ी व्यस्तता कहिए या थोड़ा अल्हड़पन या थोड़ा समय का अभाव, जो भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत पुस्तक के बारे में आज हम बात करने आए हैं और तमाम सुधी श्रोताओं को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप सभी के लोकप्रिय कार्यक्रम परिचर्चा को आज पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष का जो अंतराल रहा है वो बहुत ही अ, शानदार रहा है और बहुत सारे विषयों को हमने छुआ, 107 एपिसोड हमने कंप्लीट किए। बहुत सुखद अनुभूति और आप सभी के साथ के लिए बहुत-बहुत आभार। और जैसा कि मंगलवार को पुस्तक पे चर्चा हम करते थे, थोड़े समय के लिए बाधित हुआ यह कार्यक्रम, लेकिन आज एक खूबसूरत पुस्तक को लेकर आप सभी से रूबरू हूँ। उस पुस्तक को मैं दिखाना चाहती हूँ और हमारे जो अतिथि वक्ता हैं, समीक्षक हैं, उनसे आप सभी की मुलाकात करवाती हूँ। और एक पुस्तक है, बहुत खूबसूरत पुस्तक है, सभी के पास है और इस पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। काँटों के बीच खिला फूल, ये पुस्तक है डॉक्टर मंजू गुप्ता जी का। बहुत सुंदर पुस्तक। और डॉक्टर मंजू गुप्ता जितनी संवेदनशील कवयित्री हैं, जितनी संवेदनशील एक महिला है या व्यक्तित्व मैं कह सकती हूँ, उतनी ही खूबसूरत तरीके से इस पुस्तक की रचना हुई है और एक से बढ़कर एक कविताएँ इस पुस्तक के अंदर है। और कहीं अगर मैं ये कहूँ कि एक महिला के बारे में, एक बेटी के बारे में, एक बच्ची के बारे में, यौवना के बारे में अगर कुछ भी आपको तलाशना है, ढूँढना है, उसके मन की बात, उसके मन के गुबार, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। इस पुस्तक में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जो एक नारी के अंदर, एक औरत के अंदर, एक लड़की के अंदर भावनाएँ होती हैं, संवेदनाएँ होती हैं, कुछ अनुभव होते हैं, कुछ कहकशा भी है, थोड़ा सकुचाना भी है, बहुत कुछ है। और बहुत कुछ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं आप परिचय देना चाहती हूँ हमारे सबसे पहले समीक्षक के रूप में पवन माथुर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, पुस्तक पे चर्चा। और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा आप पहली बार बने हैं, उसके लिए भी बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है। छोटा-सा परिचय मैं आपका देना चाहती हूँ। तमाम सुधी श्रोताओं को जानकर बहुत खुशी होगी कि आप सुप्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर के सुपुत्र हैं और रसायन शास्त्र के आप प्रोफेसर रहे हैं और बहुत सारी उपलब्धियां आपकी हैं। आपने शोध कार्य भी किया है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और अमेरिका का जो ये विश्वविद्यालय है उसमें आपने शोध किए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो ज़्यादा परिचय ना देते हुए और पुस्तक के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ मैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ सुप्रसिद्ध मंच संचालिका, बेहतरीन कवित्री और सभी के दिल के करीब आदरणीय अनीता सेठी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आप एक बेहतरीन मंच चलाती हैं जिसको कहते हैं प्रस्तुति खुला मंच। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और समीक्षक के रूप में आप आमंत्रित हैं आज और इस पुस्तक की समीक्षा करेंगे जो बहुत ही लाजवाब पुस्तक है। ये मैं एक संचालिका होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मैं एक पाठक होने के नाते कह रही हूँ। इस पुस्तक में जो कविताएँ हैं उसको मैंने बहुत गहन तरीके से मैंने पढ़ने की कोशिश की है, तो मुझे लगा कि वाक़ई ये बहुत खूबसूरत पुस्तक है। और उस व्यक्तित्व का परिचय मैं कराना चाहती हूँ जो इस खूबसूरत पुस्तक की लेखिका हैं, आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता। मंजू जी का परिचय मैं क्या दूँ, बहुत बड़ा परिचय है, सभी का बड़ा परिचय है। और मैं चाह रही थी कि कम परिचय दें और ज़्यादा बात हम किताब के ऊपर करें। लेकिन फिर भी मैं तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि 1966 में
आपको गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि दी गई थी। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इतनी बढ़िया-बढ़िया किताब जो आपकी कविताओं की किताब है वो आ चुकी है और परिचय तो आपका इतना बड़ा है, मैं पढ़ती जाऊँगी और समय पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, शानदार व्यक्तित्व, सुंदर रचनाकार और पता नहीं क्या-क्या, बहुत कुछ। मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा परिचय दे के आपका मैं अपना समय खराब करूँ क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है क्योंकि हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किताब उन बच्चियों को समर्पित है, उन किशोरियों को समर्पित है, जिनके मन के जो भाव हैं, जो उद्गार हैं और ये सिर्फ़ एक वो व्यक्ति लिख सकता है जो बहुत करीबी से उन सब बातों को महसूस करता है, उसको जीता है और कितनी सुंदर इसका जो चयन किया गया है, जो शीर्षक है काँटों के बीच खिला फूल। ये दुनिया अगर हम समझें कि काँटा है, दुनिया अगर काँटा है, तो उस काँटे के बीच में जो लड़कियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, जो किशोरियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो फूल की तरह खिली हुई हैं और कितनी चीज़ों से धूप से, छाँव से, ओले से, बारिश से, हर चीज़ से उसे बचा के रखना है। तो मंजू जी पुनः अभिनंदन, स्वागत और ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आदरणीय पवन जी से अनुरोध करती हूँ कि इस पुस्तक के बारे में आप प्रकाश डालें और अ, आपसे आग्रह अनीता जी से भी आग्रह करती हूँ कि व्यक्तिगत संबंध को दरकिनार करके सिर्फ इस पुस्तक के बारे में हम जो समीक्षा करेंगे वो ज़्यादा बेहतर लोगों तक बात पहुँचेगी। तो पवन जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद वैभवी जी। अ, यह जो मंजू जी की पुस्तक है कांटों के बीच खिला फूल, वे स्वयं कहती हैं कि लगभग 50 वर्षों से ज़्यादा भी लिखी हुई कविताएं हैं जो एकत्रित धीरे-धीरे होती चली गईं और आज आपके सामने यह 128 कविताएं एक समग्र के रूप में प्रस्तुत उन्होंने कर दी हैं। इसके उन्होंने 3 भाग किए हैं इस पुस्तक के। पहले खंड को उन्होंने लड़की का शीर्षक दिया है। दूसरा खंड को उन्होंने औरत शीर्षक दिया है और तीसरा खंड उन्होंने माँ का शीर्षक दिया है। हालांकि अगर आप इन सभी कविताओं को पढ़ेंगे और सभी खंडों की कविताओं को एक-एक करके देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि दरअसल ये सभी कविताएं और इन सभी कविताओं का नैरेटर जो है, वह औरत या स्त्री है। यह लड़की की दृष्टि से या माँ की दृष्टि से लिखी हुई कविताएं नहीं हैं। इनका नैरेटर, ये कविताएं जो हैं, ये एक स्त्री, औरत की दृष्टि से लिखी गई कविताएं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वह ये है कि यह जो इसकी विशिष्टता कैसे, अगर एक शब्द में या एक लाइन में हम कहना चाहें, तो इसकी विशिष्टता जो है वो इसमें नहीं है कि ये स्त्री की अश्रु गाथा को समेटे हुए हैं या समाहित किए हुए कविताएं हैं। ये स्त्री की अश्रु गाथा की कविताएं नहीं हैं। इसकी विशिष्टता इसमें है कि इसका सारा फोकस जो कांटों के बीच फूल खिल रहा है उस पर है। तो ये कविताएं कांटों का उल्लेख है इन सभी कविताओं में, बीच बीच में काफी कड़वा अनुभव भी इसके अंदर है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हर कविता के अंदर जो उसका जो मूल केंद्र है वह फूल ही है। वह फूल जो कांटों के बीच खिल रहा है, पल्लवित हो रहा है और
कांटों को परास्त करता हुआ अपनी इयत्ता या आइडेंटिटी को बचाए भी हुए। इस छोटी सी बात के बाद मैं पहले खंड में जो चित्रित कविताएं हैं जो लड़की के शीर्षक से लिखी गई हैं, वे बहुत ही सुकोमल रिश्तों को बयान करती हैं और एक के बाद एक इतने इतने कोमल, जैसे कहना चाहिए कि कोमलता का राग मंजू जी जो हैं वो पहले खंड में गढ़ देती हैं। और यह जो राग है यह बच्ची से लड़की बनने का और फिर लड़की से एक नई माँ बनने तक का सफर वे इसमें गिनाती हैं और बहुत ही बड़े ही मतलब जिसे कहना चाहिए कि बारीकी से वे इसको सामने लाती हैं सबके। उनकी एक कविता का शीर्षक ही लड़की है। मैं उसकी एक पहली पंक्ति पढ़ता हूं। वह हर बार जब मिलती, वह हर बार जब मिलती कुछ और बड़ी हो जाती। अब देखिए ये जो पंक्ति है, कुछ और बड़ी हो जाती, इसमें न तो कुछ व्याख्यायित है और न बड़ा होना व्याख्यायित है, लेकिन इस कुछ और बड़े होने के बीच का जो साइलेंस है, जो मौन है, वो बहुत कुछ व्याख्यायित कर देता है। तो मंजू जी की खूबी ऐसी पंक्तियां गढ़ने और रचने में है जो लगता है कि अव्याख्यायित हैं, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी व्याख्या दे देती हैं उसी पंक्ति के अंदर, उसी मौन के बेसिस के ऊपर दे देती हैं। मैं समझता हूं कि काव्य रचने की पहली शक्ति मैं उनकी यह गिनाना चाहूंगा। एक और बात इसमें इन कविताओं के अंदर जो मुझे लगी वो है मंजू जी की बड़ी पैनी दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जो लगभग आप समझिए कि बड़े ऑब्जर्वेशंस के साथ आपको मिलती है। और यह जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस तक ही नहीं रुक जाती हैं, वह एक पूरे इंद्रिय बोध को आपके सामने साकार कर देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर लूंगा। खिल खिल हंसने वाली मेरी घुंघरू सी बिटिया अब हंसती नहीं, बस होठों को जरा सा कुंचित कर मुस्कुरा भर देती है। अब आप ध्यान दीजिए, यह जो बस होठों को जरा सा कुंचित करना है, यह जो ऑब्जर्वेशन है, यह ऑब्जर्वेशन या रिफ्लेक्शन जिसे कहें, जिस रिफ्लेक्शन को वो साकार कर रहे हैं किसी और के चेहरे पर देखी हुई, वह जो एक होठों को कुंचित करना है, यह न केवल एक अर्थ बोध का विस्तार करता है, यह शीर्षक से तो जुड़ता है कि लड़की बड़ी हो रही है, लेकिन चुपचाप अर्थ विस्तार में यह भी कहा जाता है कि लड़की बड़ी हो चुकी है। तो यह जो उनका एक बहुत पहले ऑब्जर्वेशंस हैं जहां पर कि वे मतलब एक तरह से पूरा एक इंद्रियता को भी उसमें साकार करती हैं। ये मैं समझता हूं उनकी दूसरी काव्य शक्ति है। एक तीसरी और काव्य शक्ति है उनकी, और वह उनकी एक कविता है रोई नहीं लड़की, उससे मैं रेखांकित करना चाहूंगा। मां के गर्भ से आकर रोई नहीं लड़की, डॉक्टरों नर्सों ने बहुतेरी कोशिश करी, रोई नहीं लड़की। और जो ये पहली पंक्तियां हैं और जो अंतिम पंच लाइन है कविता की, जो अंतिम पंच लाइन है वो कहती है जल्दी क्या है, रोना तो जिंदगी भर है।
तो जो एक भिन्न अर्थबोध हैं रोने के। एक रोना है जो जिसको कि जो नवजात जो है वह जब पहली सांस लेता है तो वो क्रंदन करता है। डॉक्टर चाह रहे हैं कि वो पहली सांस ले नवजात। उस क्रंदन को, उस रोने को उन्होंने जिंदगी के रोने से जोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब एक तरह से दो विलोमों को एक तरह से उन्होंने एक आमना सामना करा के एक बड़ा ही एक कंट्राडिक्शन को उन्होंने अपने एक तरह से दो नेगेटिव पॉजिटिव तार जैसे जुड़ जाते हैं, वो स्पार्क पैदा कर दिया उन्होंने इन दो चीजों को। पहली सांस का क्रंदन एक तरफ और दूसरी तरफ जिंदगी भर का रोना। बड़ी बात है। ऐसी पंक्तियां उनकी कई कविताओं में बिखरी हुई हैं। और मैं समझता हूं कि यह जो इस बहाने इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैंने अभी नहीं कह पाया वो ये है कि वह एक कितना बड़ा स्त्री की सामाजिक अवस्था पर कटाक्ष भी कर देती हैं। जल्दी क्या है, रोना तो जीवन भर है। तो यह एक तरफ एक ही पंक्ति जो कि दो विलोमों का और एक कंट्राडिक्शंस का सामना करा के और एक कटाक्ष भी बड़ा गहरा करती है। ऐसी पंक्तियां जो हैं मैं समझता हूं कि यह इनकी तीसरी काव्य शक्ति है। और एक चौथा टूल भी इस्तेमाल करती हैं। इनके टूल किट में बहुत चीजें हैं। और उस चौथे टूल किट में दृश्य गढ़ना, गजब के दृश्य गढ़ती हैं। पूरे आप 128 कविताओं को पढ़ जाइए, उसमें जगह जगह चित्र हैं, दृश्य हैं। लेकिन वे दृश्य ही सिर्फ नहीं हैं, वे प्रतीकात्मकता से भी जुड़ते हैं। तो दृश्य भी बना लेना ही इतना काफी नहीं है, प्रतीकात्मकता से जोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है काव्य रचना के लिए, और ये वे करती हैं। और इसी के साथ वे बिंब निर्माण बहुत अच्छे करती हैं। मैं फिर एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। बच्ची जब बन रही होती है लड़की, जैसे प्यूपा बन रहा तितली, या हरी मुट्ठी खोल झलकने लगी कली सी रंगीन पखुरी, कासनी फिरोजी जामुनी। अब ये दृश्य देखिए। इस दृश्य में एक बंद कली खुल रही है और खुलते ही एक नया रंगों का ब्रह्मांड आपके सामने दे रही है। यह इस दृश्य के अंदर जो रंगों का जो एकदम बाहर एकदम सामने आ जाना है, वो बड़ा ही अद्भुत है। और प्रतीकात्मकता क्या है कि बच्ची जो है वह धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इसी प्रकार उनका एक बड़ा ही अछूता बिंब है मातृत्व का। रस की नन्ही बूंद आ गिरी व्यग्र फूल की बाहों में, असह्य दर्द से चिंदी चिंदी हुआ फूल, तितली के पंखों सा नर्म धरती की गोद में ईश्वर। अब यह जो बिंब है, ऐसे संश्लिष्ट और ऐसे कॉन्जुगेटेड बिम्स आपको शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता में ही मिल सकते हैं। यह इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दृश्यात्मकता जनरेट होती है उनकी कविताओं में, और जो बिंबात्मकता जनरेट होती है, वह इनका चौथा टूल है। औरत और माँ का जो खंड है उसमें भी स्त्री पक्ष पर बहुत अच्छी कविताएं हैं, बड़ी जबरदस्त कविताएं हैं। कामकाजी एक महिला है जिसे हर वक्त बाहर ऑफिस में जाते हुए मुस्कान का मुखौटा लगाए रखना पड़ता है, और जब वो घर आती है और उस औपचारिकता से बचने के लिए मुखौटा उतारती है मेज के ऊपर,
तो मेज पे, जो पुरानी मेज पर है, जो उस पर खरोंचें लगी हुई हैं, उससे उसे अपने ताजे खरोंचों की याद आ जाती है। तो इस तरह की जो जो बातें हैं उन्होंने कविता में बुनी हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। एक मार्मिक पंक्ति उनकी है इसके अंदर, नींव से लेकर छत तक, नींव से लेकर छत तक वह स्वयं ही चीनी है। बताइए, एक स्त्री ईंट की तरह घर में चीनी हुई है। मैं समझता हूँ, मैंने बहुत, मेरी रीडिंग नहीं है, रसायन शास्त्र का प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की पंक्तियां शायद रेयर ही हैं। मैं इसको जल्दी ही एक आध लाइन में अपनी बात खत्म करता हूँ। यह, इस संग्रह को पढ़ने के बाद जब आप पूरी कविताएं पढ़ लेते हैं, उसके संसार से रूबरू हो जाते हैं, उसमें एकदम से, जिसे कहना चाहिए ना, आप डूब जाते हैं। और जब वहां से जब आप वापस इस संसार में लौटते हैं, यह संसार जिसमें कि आपाधापी है, कटुता है, कड़वाहट है, जहां खींचातानी है, छीना झपटी है, लोगों को गिरा देने की होड़ है, युद्ध की त्रासदियां हैं, ऐसे संसार, ऐसे विकट समय में जब हम वापस इस कांटों के बीच खिले फूल से लौटते हैं, तो लगता है कि ये संग्रह हमें कुछ पल के ही सही एक सांत्वना, एक राहत दे गया था। और इसी के लिए मैं मंजू जी को बहुत 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 बधाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वक्तव्य धन्यवाद। आदरणीय। सारे सुधी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। उसके बाद इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर नीलम वर्मा जी का, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति कर रही हूँ कि ये जो पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम है वो नीलम जी की देन है, क्योंकि वो हमेशा मुझे कहती हैं कि विभा तुम कुछ ऐसा करो जो कोई ना करता हो, कुछ अलग करो। तो अलग करने के चक्कर में बहुत कुछ अलग होने लगा है, और पुस्तक पे चर्चा उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी कि तुम इस ओर रहो। और बहुत सारी पुस्तकों पे हमने चर्चा की, हालांकि थोड़े दिन, जैसे कि शुरू में कहा मैंने कि थोड़ी गैपिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पूर्व निदेशक डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनीता कपूर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सारवरी चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, और एक ही गुजारिश है कि कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और बने रहिए ताकि हम इस तरह के कार्यक्रम और भी लेकर आएं, और गुणवत्ता वाले कार्यक्रम जब होते हैं तो उसमें आपका सहयोग बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और अनीता जी की तरफ चलूंगी, लेकिन 4 पंक्तियां मैं इस किताब की जो खास पंक्ति है उस पर जरा सा मैं दृष्टि डालना चाहती हूँ कि गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की। गजब है, जादू है, अजूबा है लड़की, बार बार मरकर जी उठती है लड़की। देवी नहीं, देह नहीं, इंसान है लड़की, इंसान की इंसानियत की पहचान है लड़की, मानवीय रिश्ते का मूल है लड़की, कांटों के बीच खिला फूल है लड़की। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी दूसरी वक्ता की तरफ हम चलते हैं। अनीता जी से अनुरोध करूंगी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करें। एक बहुत खूबसूरत किताब आई है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक धरोहर के रूप में संजोई जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस पुस्तक में सब कुछ है। मानवीय संवेदना है, एक महिला, एक औरत और एक स्त्री के, एक बच्ची के मन की सारी जो अंदर जो भी भावनाएं हैं वो सब इसके अंदर समाहित है, और एक प्रेरणा भी है। तो चलिए आपके दृष्टिकोण से जाने कि इस पुस्तक में और क्या क्या है। पवन जी ने तो बहुत कुछ बता दिया,
अब जी आप बताएं कि इस पुस्तक में आपने एक पाठक होने के नाते क्या-क्या पढ़ा और क्या-क्या समझा, क्या-क्या गढ़ा। उसके बाद इस पुस्तक की रचयिता के पास हम चलेंगे, क्योंकि उनसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस पुस्तक का जो आपने विषय चुना, वो विषय क्यों चुना और क्या वाक़ई काँटों के बीच हैं लड़कियाँ? तो जी, अनीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विभा। इस पुस्तक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आप इतना अच्छा पटल चला रही हैं और आज आपके पटल को पूरे 2 साल हो गए हैं। और अपने आप में भी मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दूसरे साल के आरंभ में पहला एपिसोड हम एक ऐसी पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप में अनोखी है। अब हम बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो जैसा पवन जी ने, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, इसका लिटमस टेस्ट पूरा कर दिया है और उन्होंने लगभग बहुत सारी बातें अपनी उसमें व्याख्या में कह दी हैं, पर फिर भी कुछ बिंदु मैं अपनी तरफ से एक समीक्षक के रूप में और एक पाठक के रूप में कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये पुस्तक स्त्री विमर्श की वो पुस्तक है जो एक ऐसी स्त्री की बात करती है जो अबला नहीं है, जो अपने संघर्ष में जीती है, अपने संघर्ष में रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए न केवल आतुर है बल्कि दूसरों को प्रेरित भी करती है। आरंभ से पुस्तक को, जैसा कि अभी बताया पवन जी ने, कि 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो लड़की पैदा होने के साथ ही उसका संघर्ष आरंभ हो जाता है और उस संघर्ष के रहते हुए वो कविताओं के माध्यम से एक के बाद एक अवस्था को आगे बढ़ाती है। छोटी लड़की, फिर उससे थोड़ी बड़ी लड़की, फिर मचलती लहराती गाती लड़की, गुनगुनाती लड़की, और फिर खूबसूरत सी बातें करती हुई अल्लड़ यौवना, और उसके बाद फिर स्त्री बनने की प्रक्रिया। और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी स्त्री, उनकी कविताओं की स्त्री कभी हारती नहीं है। वो जंग लड़ने के लिए तैयार है और लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। तो ये इस पुस्तक की खूबसूरती है। बेशक लड़की कांटों के बीच घिरी है, पर उसे अपना अस्तित्व बचाना आता है। तो डॉक्टर मंजू गुप्ता की इन कविताओं में जो लड़की प्रस्तुत की गई है, उसके स्त्री होने तक की प्रक्रिया में न केवल उसका संघर्ष है, बल्कि उसके कैनवस को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है। जो उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, जो उसको विस्तार दिया है, और जिस तरह से वो जिस संघर्ष के बाद आगे बढ़ करके उस आसमान को छूने की क्षमता रखती है, वो स्त्री होने के नाते मंजू जी बखूबी समझती हैं और अपनी सशक्त लेखनी से एक के बाद एक क्रमवार उनको लिखती चली जाती है। तो बहुत बड़े कैनवस पे, मतलब एक स्त्री के जीवन में वैसे ही कहने को बहुत कुछ होता है, पर एक छोटी बच्ची से आरंभ करके और फिर उसको वहां तक, उस बिंदु तक ले जाना वास्तव में एक बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। और इस पुस्तक की लिखने की प्रक्रिया मुझे लगता है कि कई सालों चली होगी, क्योंकि एक के बाद एक अपने जीवन में उन चीजों को, या अपने आसपास बिखरी हुई उन चीजों को संजोना, उनको कलम के माध्यम से बांधना और फिर लिखते चले जाना, और फिर एक ऐसी पुस्तक अचानक पाठकों के समक्ष आ जाना जो स्त्री विमर्श की बात करते हुए सशक्त शब्दों का ताना बाना बुनते हुए और लगातार आगे बढ़ती है। और इन कविताओं की एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें, जैसे कि पवन जी ने अभी कहा, कि चित्रात्मकता है इनकी लेखनी में, जैसे सब कुछ हमारे आंखों के सामने होकर के जा रहा है, जैसे हम उसको जी रहे हैं। और जब पाठक किसी कविता को जीता है, उसके साथ जुड़ता है, तो निस्संदेह वो कविता महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है इनकी कविताओं की। और उसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। मंजू जी की कविताओं में यथार्थ का खुरदरापन है। इनकी कविताएं जीवन के यथार्थ से जुड़ी हैं, स्त्री के यथार्थ से जुड़ी हैं, उसके उस संघर्ष से जुड़ी हैं जो एक स्त्री तब अनुभव करती है जब वो अपने कार्य क्षेत्र में होती है, जब वो अपने परिवार में होती है, जब वो अपने बच्चों के साथ होती है, या फिर
जब वो अकेली होती है। अकेलेपन की भी बहुत सी कविताएं हैं इसमें। तो अब एक एक कविता, बिल्कुल छोटी सी कविता है, उस पर मैं उसको पढ़ते हुए फिर मैं आगे की बात कहूंगी। जड़ बनकर जीना होता है उसे। अब ये कविता देखिए, इसमें है कि लड़की की उम्र चाहे जो हो, 3, 13, 16 या 25, जड़ बनकर ही जीना होता है उसे। तभी उसमें खिलते हैं फूल, चटकती हैं कलियां, महकती है सुगंध, गुनगुनाती है रंग बिरंगी तितलियां। अब यहां एक तरफ कवियत्री लिखती है कि जड़ बनकर जीना होता है उसे, यानी कि उसे हर हर जगह अपने आप को बचा करके, अपने संघर्ष को जीते हुए, जड़ता के साथ किसी भी बात को स्वीकार कर, हर एक बात को स्वीकार करते हुए जड़ तो बने रहना होता है, पर अपने भीतर जो उथल पुथल चल रही है हर उम्र में, उसको भी समेटना होता है। तो इनके भीतर की स्त्री छटपटा रही है इन कविताओं में, और वो ये कहना चाहती है कि उसकी आंखों में ढेरों सपने हैं, उसका आकाश बहुत बड़ा है और वो मुट्ठियों में आकाश भरना चाहती है, और आकाश को भरते 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 अंत में स्वयं को उस धरातल पर पाती है जहां उसका स्वयं का अस्तित्व है। स्त्री के होने और ना होने के बीच की जो लगातार उधेड़ बुन है, वो इन कविताओं में, हर कविता में लगभग दिखती है। जैसे झरना थी लड़की, किलकती मचलती बड़ी होते ही बन बैठी नदी। अब देखिए कितना कितना असल में हम मंजू जी को प्रकृति से जुड़ा हुआ हमेशा से पाते हैं, और इनकी कविताएं प्रकृति से जुड़ी होती हैं। हम इनको फूलों की कवियत्री कहते हैं, और इसमें ये लड़की को मचलती झरने की तरह कहती हुए उसे नदी का विस्तार दे देती है। तो ये समझ, ये बिंब, जैसा कि पवन जी ने कहा कि इनके बिंब जो है वो बहुत सशक्त हैं, तो ये बिंब देना और पाठकों के समक्ष एक पूरा चित्रण कर देना, मैं ये समझती हूं कि इस तरह की कविताएं पाठकों के पास पहुंचनी चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और ऐसी पुस्तक है जो आज की दुनिया, जैसे आजकल हम व्हाट्सएप पर कविताएं पढ़ते हैं, एक कविता स्त्री को लेकर के चलती है और फिर वो हर कोई अपनी उसमें 2 लाइनें जोड़ करके उसको बदल करके आगे आगे भेजते रहते हैं। पर इनकी कविताओं में, अगर इन कविताओं को, मुझे ये लगता है कि व्हाट्सएप पे या किसी हम सोशल मीडिया पे भी डालें तो निस्संदेह ये तहलका मचाएंगे। इतनी सशक्त कविताएं हैं। ये माँ की बात करती हैं, परिवार में माँ है जैसे वृक्ष में जड़। अब देखिए परिवार में माँ का होना निस्संदेह, एक वट वृक्ष होती है माँ, पिता वट वृक्ष होते हैं जिसकी छाया में हम सब पलते हैं। पर ये आगे उसमें माँ के बारे में बताती हैं कि रक्त बहती है वृक्ष की धमनियों में। तो इन कविताओं के माध्यम से स्त्री के होने का, एक माँ के होने का, एक पत्नी के होने का, एक लड़की के होने का वो विस्तार है, वो एक अनवरत यात्रा है। और उस यात्रा से जब पाठक गुजरता है, एक के बाद एक उस यात्रा से गुजरता है, तो हर समय वो स्वयं को इससे जुड़ा हुआ पाता है। बाकी शब्दों का चयन और कविताओं के विषय और कैनवस तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बड़ा वास्ट, बड़ा विस्तृत इनका पटल है, बहुत कैनवस, बहुत विस्तार देता है स्वयं में। अब क्या कहूँ, बस इतना कहूंगी कि मंजू जी ऐसी पुस्तकें आप लिखती रहें, और कुछ कुछ कविताएं जैसे आप वीडियो बना करके डालती हैं, इनमें से हमेशा कुछ कविताएं पढ़ती रहें, पाठकों तक पहुंचाती रहें, ताकि वो अपनी यात्रा को, खासतौर से महिलाएं अपनी यात्रा को आपके माध्यम से जान सके। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर समीक्षा और बिल्कुल सटीक समीक्षा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पुस्तक जो कह रही है वो सब आपने पुस्तक के एक शब्दों का चयन आपने किया, और जिस तरीके से आप समीक्षा कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल तनिक भी ये महसूस नहीं हो रहा कि आपने उस पुस्तक को गहनता से पढ़ा नहीं, क्योंकि
बहुत पढ़ने के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और इतना सुंदर आप मतलब उसकी टिप्पणी करना, ये दर्शाता है कि ये पुस्तक जितनी खूबसूरत है, उतनी खूबसूरत तरीके से आपने उस पाठक के रूप में इस पुस्तक को मुझे लगता है पढ़ना नहीं कहते इसको जीना कहते। आपने उसको जिया है और उसके लिए साधुवाद देती हूँ। और डॉक्टर नीलम वर्मा जी ने एक संदेश भेजा इस कार्यक्रम के लिए कि तुमने यह कार्यक्रम बहुत खूबसूरती से निभाया है वैभवी। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अ, इस लायक समझा और एक विषय आपने दिया था, एक सोच आपने दी थी, उस सोच को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और अब बात करते हैं उस व्यक्तित्व की जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक की रचना की, और उनसे बात हम ज़रूर करेंगे कि ये विषय आपने क्यों चुना और इतनी सारी जो सारगर्भित कविताएँ हैं इसमें, और सिर्फ़ स्त्री विमर्श ही क्यों, जैसा कि अनीता जी ने कहा। लेकिन तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता कमला नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफ़ेसर रही हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर रही हैं, और इनकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और आप में एक हस्ताक्षर है जो आज हमारे पटल को शोभायमान कर रही हैं। और आदरणीय पवन माथुर जी और अनीता जी, आप सबने मिलकर हमारे समृद्ध पटल को और समृद्ध बना दिया है। तो तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और तमाम सुधी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि कुछ इनकी चुनिंदा किताबों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। मिट्टी की वर्णमाला 1994 में आई, जब मैं तो बहुत छोटी थी जब आपकी किताब आई। पैदा और हो गई बाहों काफी में, है। जी, बाहों में उगे पंख, रोशनी का दस्तावेज, धूप की चिरैया, फूल की जिद, मेरा परिवार, इस प्रकार की बहुत सारी आपकी पुस्तकें हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हम सब के लिए भी धरोहर है। क्योंकि जब आप किसी पुस्तक की रचना करते हैं तो वो सिर्फ आपकी संपत्ति नहीं होती है, वो समाज की, देश की हो जाती है। और जैसे-जैसे लोगों तक वो बात पहुँचती है, तो कुछ न कुछ ऐसा होता है हर पुस्तक में जिससे कुछ सीखने का अवसर मिलता है। तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद। बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं, कुछ ज़िक्र करना चाहती हूँ। कल्पतरु संस्था द्वारा कविता विदुषी सम्मान से आप सम्मानित हुई 2003 में। लेखिकाओं की सुप्रसिद्ध संस्था लेखिका संघ की कार्यकारिणी सदस्य आप हैं। और आकाशवाणी, दूरदर्शन तो आपका घर रहा है, गढ़ रहा है। बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने शिरकत ही नहीं की, उस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। और आज हम इस काँटों के बीच घिरे फूल की बात करते हैं, फँसे फूल की बात करते हैं, या काँटों फूल को काँटे चुभ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, वो आपकी मनस्थिति है। मैं सीधे-सीधे आपको आमंत्रित करती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज की पुस्तक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शीर्षक आपने ये क्यों लिया? और शीर्षक के पीछे, क्योंकि बहुत सारे सुधी हैं जिन्होंने शीर्षक की बहुत तारीफ़ की है। तो सीधे संवाद आपसे, पुस्तक की बहुत सारी शुभकामनाएँ, और हम जानते हैं आपसे इस पुस्तक के बारे में। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद वैभवी और आप सबका स्वागत। हिंदी साहित्य संस्थान के पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम में आज मुझे आमंत्रित किया और मेरी इस किताब कांटों के बीच खिला फूल पर चर्चा हो रही है। इसके लिए मैं आप सबके और विशेष रूप से वैभवी की बहुत-बहुत आभारी हूँ। और मेरे साथ जो बैठे हैं अनीता और पवन जी, इन सब के प्रति भी बहुत आभार, इनका बहुत-बहुत अभिवादन और अभिवंदन। जितने श्रोता आज हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी अभिवंदन करती हूँ। इतनी गंभीरता के साथ किसी किताब पर चर्चा करना हिंदी साहित्य की सेवा करने का एक बिल्कुल विशिष्ट तरीका है। और वैभवी ये काम कर रही है, ये संस्थान ये काम कर रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आपने प्रश्न किया कि मैंने ये शीर्षक क्यों चुना, कांटों के बीच खिला फूल। जिंदगी में संघर्ष आदमी की होता ही होता है, जो जन्म से शुरू होकर अंत तक चलता है। लेकिन स्त्री और लड़की का संघर्ष
कुछ ज्यादा होता है, कुछ अधिक होता है। लड़की होने की वजह से ये संघर्ष बढ़ जाता है। लड़की किसी भी युग की हो, किसी भी देश की हो और किसी भी समय की हो, आयु उसकी कुछ भी हो, जन्म से लेकर अंत तक चुनौतियां, संघर्ष उसे घेरे होते हैं और उनके बीच ही वो बड़ी हो पाती है। उसके भीतर का नारीत्व, उसके भीतर जो पोटेंशियलिटी है, प्रतिभा है, नारीत्व है, सुंदरता है, वो विकसित हो पाती है। अगर ये बाधा न हो तो वो कभी भी पूरी तरह खिल नहीं पाएगी। जैसे गुलाब कांटों में खिलता है, बोगनवेलिया कांटों में जितने तीखे होते उतना ज्यादा रंग पकड़ती है। लड़की के सामने भी चुनौतियां जितनी ज्यादा आती हैं, उसमें भीतर ऐसी क्षमता है कि जिन स्थितियों में लड़के मर जाते हैं, बाल शिशु दर जो है पुरुषों की वो बहुत कम है, लेकिन स्त्रियां हर हाल में जी जाती है। ईश्वर ने वो जिजीविषा उसे दी है। तो कांटे उसे सुरक्षा भी देते हैं और उसके सामने चुनौती भी आती है और उन्हीं से जूझकर लड़की बड़ी होती है। तो जन्म से लेकर अंत तक, अब मैं 78 साल से बड़ी हो गई हूँ, तो इतने जीवन का जो संघर्ष है और 50-60 साल से लिख रही हूँ। तो ये कविताएं एक समय की नहीं है, जैसा पवन भाई ने पहले ही बताया। ये पिछले 50-60 वर्षों की कविताएं जो इधर उधर कहीं कहीं पड़ी थी। अचानक जब फाइलें पलटी तो उसमें से 170-80 कविताएं निकल आई सिर्फ लड़की पर। तो मुझे लगा इन्हें संग्रहित करके प्रकाशित करा लिया जाए, क्योंकि कभी कुछ कविताएं इनमें से छप चुकी है मेरे संग्रहों में, लेकिन 100 से ऊपर कविताएं ऐसी हैं जो बिल्कुल पहले नहीं छपी और कहीं मैंने भेजी भी नहीं। मैं लिखती हूँ और रखती चली जाती हूँ। तो ये तो हुआ कांटों के बीच खिला फूल। दूसरा, जैसा अनीता ने कहा कि मुझे फूलों की कवित्री कहते हैं लोग, मैंने फूलों पे कम से कम 250 कविताएं तो लिख डाली हैं और कितनी लिखूंगी मुझे पता नहीं। मैं जो भी विषय पकड़ती हूँ एक समय में नहीं लिखती, अलग अलग समय। मेरा जब नाती पैदा हुआ तो घर में वो नन्हा बच्चा जब आया, जब माँ बनी तब तो फुर्सत नहीं हुई, जिम्मेदारियां इतनी थी। लेकिन जब मेरा नाती आया तो मैं इतनी खुश थी कि मैंने 50-60 कविताएं अपने अभ्युदय पे लिख डाली। एक किताब मेरी पूरी बाहों में उगे पंख आई। फूलों की घाटी देखी तो फूलों की घाटी पे मेरी 45-50 कविताएं आई। तो विषय मैंने बहुत से चुने हैं। अस्पताल में रही हूँ तो रोगियों के साथ, अस्पताल के वातावरण के साथ जुड़ी हूँ, तो जीवन की समस्याएं और वो सब भी मेरे जीवन में आए हैं। तो ये मेरा 8वां संकलन है और मैंने लगभग हर विषय पे लिखा है, लेकिन प्रकृति मेरे साथ चलती है। प्रकृति मेरे साथ क्या चलती है, मैं उसके साथ चलती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, ईश्वर ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया सौंदर्य अप्सरी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो दृष्टि दी है कि प्रकृति के हर तत्व में मैं सुंदरता खोज लेती हूँ। कौन कहता है कि आप सुंदर नहीं हैं? मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि मेरे भीतर आप सुंदरता बाहर का से भी बहुत खजाना। सुंदर हैं, अंदर से भी बहुत सुंदर हैं, आपकी मैंने भी बहुत सुंदर है। दुनिया में हर चीज की सुंदरता को अपने भीतर ऐसे समेट के रखा है कि मुझे लगता है कि अगर मुझे चीरा फाड़ा जाएगा तो उसमें से हर चीज की सुंदर, जब चींटी चलती है मुझे सुंदर लगती है, जब कोई औरत पोछा लगा रही है, मेहनत कर रही है, लकड़ी का बोझा, तो मुझे वो सुंदर लगती है। कैट वॉक करती हुई स्त्रियों में मुझे सुंदरता दिखे या ना दिखे, लेकिन काम करती हुई लड़की, कूड़ा बीनती हुई बच्ची की चमकती आंखें जब किसी छोटी सी चीज को उठा के चमकती है, उसकी वो मुस्कान, उसकी वो चमक मुझे पकड़ती है। तो ये सारी दुनिया में मैं ईश्वर के प्रति बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे वो दृष्टि दी है कि हर चीज की सुंदरता को मैं ढूंढ सकती। कॉकरोच भी अच्छा लग जाता है, उसका रंग मुझे पसंद आ जाता है, वैसे मैं उससे डरती हूँ। तो सुंदरता को सहेजना मुझे ईश्वर ने प्रकृति के रूप में दिया है और उस सुंदरता को बचाने के लिए जो संघर्ष है जीवन में वो भी दिया है। तो लड़की होने का मैं पूरा फायदा उठा रही हूँ और मेरी कविताओं में वही झलक कर आ रहा है। लड़की की लड़ाई जन्म से शुरू होती है और मैं आपसे यहाँ एक बात कहती हूँ, फिर भी सब लड़कियां हैं।
किसी भी उम्र की हो, कोई भी काम करती हो, संघर्ष तो जीतने हैं। तो वो कॉलेज में पढ़ती है, दूसरी पढ़ाती है, तीसरी खेत में खाना पहुंचाती, चौथी घर के काम में माँ का हाथ बटाती। एक और है जो मजदूरी करती है, अब काम न मिलने पर कूड़ा बीनती। सब लड़कियां हैं, अलग अलग नसीबों वाली सब लड़कियां हैं। खांचे बटे समाज में अपने अपने वर्ग की हकीकत लपेटे, कहीं कोई तालमेल नहीं उनमें, सबकी समस्याएं और जरूरतें अलग अलग, फिर भी सब लड़कियां हैं और अपनी अपनी जगह पर लड़की होने का हिसाब चुका रही, अपनी अपनी जगह पर लड़की होने का हिसाब चुका रही, जिंदगी के नाम पर चली जा रही, चंद सांसों के लिए न जाने किस जन्म के अन किए पापों का अभिशाप धो रही, फिर भी सब लड़कियां हैं। ये है लड़कियों की जिंदगी। और इसमें 128 कविताएं हैं और 50 से कम कविताएं ऐसी थी जो मुझे लगा संग्रह बहुत मोटा हो जाएगा, मैंने निकाल दी। ये सब लड़कियों पर है। मुझे लगता है दुनिया में जो सुंदर चीजें हैं उनमें से सबसे सुंदर है लड़की। और लड़की, दूसरे फूल मुझे बहुत पसंद है, तो लड़की मुझे फूल जैसी लगती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक फूल हो रहे, ये है तो फूल खिलते हैं, कपोलों फूल खिलते हैं, होठों में, हर जगह। तो रंग लड़की के भीतर है, तो फूल तो वो अपने आप ही हो जाती है। तो सिर्फ लड़की पर मैंने नहीं लिखा है, पर इस संग्रह में कविताओं के माध्यम से 128 कविताओं के माध्यम से जन्म से लेकर अंत तक उसके संघर्ष की गाथा मैंने लिखी है। मेरे ख्याल में किसी भी भाषा में इस तरह एक साथ कविताओं के माध्यम से स्त्री की संघर्ष गाथा अभी तक शायद नहीं आई। मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, जितना मैंने जाना है उतना मुझे ऐसा अनुभव होता है और ऐसा ज्ञान होता है। तो कविताएं तो बेहिसाब है। एक लड़की की लड़ाई पर बात करते हैं। लड़की की लड़ाई बिल्कुल अलग तरह की होती है। युद्ध तो चारों ओर हो रहे हैं और युद्धों से हम इस तरह घिरे हैं कि पता नहीं कैसे उनसे मुक्त हो पाएंगे, लेकिन लड़की की लड़ाई बिल्कुल अलग तरह की होती है। हथियार भी अलग और दुश्मन भी। जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है उसका युद्ध। यहाँ सब तरफ है मोर्चे और उसे लड़ना होता है आजीवन। सप्त महारथियों से घिरे चक्रव्यूह में एकाकी लड़ना होता है। नहीं है उसके हाथों में शस्त्र, बस कहीं भीतर है खद बदाती जिजीविषा, जो उसे न मरने देती है न जीने। कितनी ही दुर्बल या कोमल हो लड़की, लड़ना होता है उसे अपना युद्ध समेव निशस्त्र। लड़ना होता है उसे अपना युद्ध निशस्त्र। तो लड़की की लड़ाई की बात मैंने की है, लड़कियों की खूबसूरती की बात की है। एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, बच्ची से लड़की होने के बीच। जन्म देते ही माँ ने बांध दी सीमाएं, सिमटा दिया पिता ने मनु स्मृति में उसका वजूद। अबोध बचपन में भी वो कभी नहीं रह पाई उन्मुक्त, माथे पर चिपकाए लड़की होने का ठप्पा, गुड्डे गुड्डी का ब्याह रचाती रही, घर संसार बसाती रही, नन्हे नन्हे पैरों में पैंजनिया पहने बनी रही पिंजरे की लाल पालतू ललमुनिया। बच्ची से लड़की होने के बीच, बच्ची से लड़की होने के बीच अपने घर की तलाश में पहुंचा दी गई एक दिन ससुराल, जहां खींच दी गई लक्ष्मण रेखाएं इर्द गिर्द। जब भी चाहा उसने बहना, बंदिशों से टकरा कर टूटता ही गया कुछ न कुछ भीतर बाहर। बिखरती रही वह बार बार, झरती रही कन कन निशेष होने तक। भरे पूरे घर की स्वामिनी अन्नपूर्णा और जननी होकर भी औरत कभी नहीं बना पाई अपना घर। जननी और अन्नपूर्णा होकर भी औरत कभी नहीं बना पाई अपना घर। गौरैया जैसा एक घोंसला जता सके जिस अपना।
ये है स्त्री की जीवन गाथा। और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत रचना और वाक़ई दिल को छूने वाली सारी कविताएँ हैं और सही कहा आपने कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारा घर कौन-सा है? ना तो मायका हमारा है, ना ससुराल हमारा है। तो कभी-कभी आधे-आधे हम बँटे हुए हैं और हमारा जीवन यूँ ही तमाम हो जाता है। तो सोचने के लिए एक विषय दे दिया है आपने और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसे सुधी के रूप में जो कवित्रियाँ जुड़ी हैं, कवि जुड़े हुए हैं इस वक़्त, उनको एक विषय मिल गया है, शायद कुछ रचना करने का, कुछ लिखने का। तो यहाँ आपने वैभवी एक चीज मैं और संकेत करना चाहूंगी। मैं ज़रूर। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे बहुत योग्य ही नहीं सुयोग्य हैं, बहुत लायक हैं, सब डॉक्टर्स हैं, बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं। तो और मेरे लिए बहुत कंसीडरेट है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अकेलापन कभी कभी जब कचोटता है, तो एक कविता लिखी गई लायक बच्चों की माँ। जो अयोग्य नालायक बच्चों के माँ बाप हैं वो तो दुखी होते हैं, लेकिन जो योग्य बच्चों के माँ बाप है उनकी मानसिकता पर एक कविता है, अच्छी लगेगी मेरे जैसी स्थिति में रहने वाले लोगों को। लायक बच्चों की माँ, स्वागत तुम है, बूढ़ी स्वागत। हो गई हो और हम बड़े, तुम बूढ़ी हो गई हो और हम बड़े, अब घर में कोई भी तो नहीं रहा छोटा, हमारे बच्चे भी हो गए हैं इतने बड़े, उन्हें न पढ़ा सकती हो, न उनकी तेज रफ्तार का दे सकती हो साथ। उन्हें कुछ बनना है, दुनिया में अपने खड़े होने की जगह तलाशनी है, सो लगे हैं आसमान छूने, पकड़ने और झुकाने के प्रयास में। किसी के पास भी नहीं है तुम्हारे लिए वक्त, यूं सब तुम्हें चाहते हैं, करते हैं भरपूर प्यार, देते हैं पूरी इज्जत, तुम्हारी हर छोटी से छोटी जरूरत करते हैं पूरी, हर बात करते हैं पूरा ध्यान। सच पूछो तो कुछ भी नहीं शिकायत करने को तुम्हारे पास, बच्चों के बच्चे भी है बड़े होशियार, सुयोग्य और जिम्मेदार। फिर भी फिर भी तुम मन ही मन चाहती हो कि कभी कभी तो वो तुम्हारे लिए भी निकाले वक्त, तुम्हारे साथ बैठे, हंसे, बोले और करें ढेर सारी बातें। सारे बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद तुम अच्छी तरह समझती हो उनकी व्यस्तता और परेशानियां, और मन ही मन ईश्वर से मनाती हो उनकी कुशलता पर। जब लगातार सुबह शाम, शनिवार रविवार, महीने दर महीने बीत जाते हैं, तुम पड़ जाती हो बेहद अकेली, और अकेलेपन से जूझते जूझते हो जाती हो पस्त, न पढ़ पाती हो ज्यादा, न चल पाती हो, ये उम्र की बंदिशें हैं। न पढ़ पाती हो ज्यादा, न चल पाती हो, तब सारी जिजीविषा, संतोष और मंगल इच्छा को खता पाकर सोचती हो, काश काश इन बच्चों में कोई एक तो नालायक होता, काश इन बच्चों में से कोई एक तो नालायक होता और दे सकता तुम्हें थोड़ा, दे सकता तुम्हें थोड़ा वक्त। ये है क्या आज बात है! के बहुत बहुत सुयोग्य खूब। बच्चों की माँ की पीड़ा नहीं है, आशीर्वाद है। उनके लिए बहुत सारी शुभाशंसाएं और शुभकामनाएं हैं। और एक साथ चीज और, मैं दुनिया में ईश्वर के प्रति बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा संसार दिया है मेरे चारों ओर, जहां बहुत सुंदरता है। दुनिया की सारी समस्याओं से घर में अपने भीतर जब मैं झांकती हूँ, तो ये सुंदरता मैं देख पाती हूँ, और इस सुंदरता का आनंद लेकर मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। मैं बस लिखती रहूं, लेखनी का साथ मेरे जीवन में बना रहे, ये मेरे एक इच्छा है, और इसके लिए मैं प्रभु का आभार मानती हूँ। मेरे पास इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जिनसे बातें करके, जिनकी मुस्कान चुरा के, जिनकी मीठी मीठी बातें सुन के मैं अपनी चिंताओं को झटक कर दूर होके फिर तितली बन जाती हूँ, और उड़ती हूँ नीले आकाश में। बंद कमरे के नीले आकाश में भी मैं उड़ान भर लेती हूँ, खुश हो लेती क्या हूँ। बात है! क्या बात है! कितने सुंदर शब्दों का चयन किया। बंद कमरे के पीले आसमान में, अब दीवारों को आपने एक आसमान का रूप दिया और हमारे साथ दीक्षित धनकौरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत आदरणीय जी, स्वागत, अभिनंदन है आपका।
और सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत धैर्य से हमारी बातें सुन रहे हैं। पुस्तक पे चर्चा का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और सभी आनंदित हैं क्योंकि पुस्तक बहुत खूबसूरत है। इसकी जो रचनाकारा है वो बहुत खूबसूरत है। 2 समीक्षक हमारे पास बैठे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। पटल बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए ये कार्यक्रम कोई शक नहीं। जी, बहुत सुंदर समीक्षा हुई और इस पुस्तक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इसी प्रकार आपकी लेखनी माँ सरस्वती की असीम कृपा से बनी रहे और हमेशा आप यूँ ही नौजवान होती रहें और बहुत कुछ आप लिखें। हम चाहते हैं कि धरोहर जो आपकी है वो पीढ़ियों को सौंपें आप और सभी से यही गुज़ारिश करती हूँ पुनः कि कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। बहुत सुंदर पुस्तक है और ये पुस्तक अगर कोई लेना चाहे तो क्या अमेज़न पे ये उपलब्ध है? अमेज़न पे, हाँ, अमेज़न पे। जी, अगर आप लेना चाहते हैं इस पुस्तक को तो आप अमेज़न से ले सकते हैं और अमेज़न तो अब घर-घर की बात हो गई है। सबके घर में वैभव जी, मुझे ना बिल्कुल पब्लिसिटी वाला जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता और अब मेरी उसमें कोई रुचि भी नहीं है। मैंने लिख के छपा लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है और मैं नहीं, उससे संतुष्ट हूँ। पब्लिसिटी की बात नहीं है, असल नहीं, में उसके लिए आजकल थोड़े जी। प्रयास और चेष्टा करनी जो होती है। श्रुति हमारे साथ मंजू अलग जी जुड़े स्थिति हुए है। हैं, अगर उनको इच्छा होगी तो वो फिर मुझे पूछेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि ये पुस्तक कहाँ पर उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हैं और बहुत सारी पुस्तक पे हमने चर्चा की तो हमारा ये फर्ज बनता है कि वो पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हो पाए वो हम जानकारी दे पाए। बहुत सुंदर चर्चा रही और आदरणीय पवन माथुर जी और अनीता सेठी जी बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए और मंजू जी सुंदर पुस्तक के लिए पुनः अभिनंदन, अभिवादन और लेखनी आपकी इसी प्रकार बरकरार रहे और बहुत सुंदर इसी तरह खिलखिलाती रहिए, हंसती रहिए और जी, अनीता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी, जरूर कहें, जरूर। आप बात पूरी कीजिए। मैं एक इनकी अच्छी सी कविता के साथ अच्छे नोट पर इस कार्यक्रम को चाहती हूँ। जी, जरूर हमारे साथ विवेक मिश्र स्वागत जुड़े है हुए अनीता। हैं, अभिनंदन आपका। विनोद उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है और सभी से एक ही गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का यूट्यूब का चैनल है और अनीता जी आज की चर्चा को हम आप ही की जो कविता है जी, कविता पाठ से हम आज की परिचर्चा समाप्त करेंगे। जी। जी, मंजू जी की बहुत ही अच्छी कविता है ये, इसी पुस्तक में से कि फिर भी जी गई लड़की। काला पित्ते भड़का मांस का लोथड़ा, सूखा बेजान मान लिया सबने, बचेगी नहीं किसी हाल। माँ दिन गिन रही थी चुपचाप, माँ दिन गिन रही थी चुपचाप, जाने कब टूट जाए सांसों का तार। किंतु न जाने क्या जादू था, किंतु न जाने क्या जादू था, मरी नहीं लड़की, जी गई सारी कायनात के खिलाफ, जी गई जुल्म सहने वाली लड़की, फिर भी बच गई। तो ये बहुत सुंदर कविता है इसमें कि संघर्षों के बाद जन्म से संघर्ष करती हुई लड़की फिर भी जीवित रही। बिल्कुल और यहाँ पर लड़कियों की संख्या आज ज्यादा है क्योंकि पटल पर पवन है और वाकई लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और ये संसार हमारी वजह से खूबसूरत है तो हमें अपने ऊपर एक नाज करना चाहिए, फक्र करना चाहिए, हमें अपने ऊपर गौरवान्वित होना चाहिए। ये बात पवन जी की तरफ से आनी चाहिए। पवन बहके सबको दान देते हैं। जी बिल्कुल बहुत सुंदर होने से हमारा होना सार्थक होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे नहीं लगता कि पुरुष से हमें आगे जाना है या पुरुष से हमें कम रहना है, हमें बराबर लड़की ही बने रहना है और हम जैसे हैं वैसे बहुत खुश हैं और हमें अपनी खुशी तलाशनी चाहिए, हमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, चाहे हमें जिस रूप में खुशी मिले उसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। इस बेहतरीन पुस्तक की चर्चा के लिए आप सभी का आभार। अगली बार कोशिश करूंगी
फिर कोई नई पुस्तक लेकर आऊं और अच्छी समीक्षा उसकी हो सके। मंजू जी, बहुत सारी शुभकामनाएं पुनः आपका। और माथुर साहब और अनीता जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम को हम यही स्थगित करते हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से ही हमारा कार्यक्रम चलता है और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत आनंददायक है, सुखदायक है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और कल का विशेष कार्यक्रम जरूर देखिए। कल किरदारे जिंदगी में एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रही हूँ जो हलवाई, मतलब उनका प्रोफेशन हलवाई था, हलवाई से वो पुरातत्व वेता कैसे बने, एक लंबी कहानी, बहुत रोचक कहानी है। आप जरूर जुड़े कल शाम 7 बजे किरदारे जिंदगी में। और आज की चर्चा को हम यही स्थगित करते हैं। मंजू जी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।